हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी विद मास्टर में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं जो परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश की पूछे जाते हैं, तो उनका वीडियो का हम संकलन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो उसी श्रृंखला में ये हिंदी वर्णमाला का ये एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, ये सारे के सारे प्रश्न आपकी जो उत्तर प्रदेश की जो कोई भी आगामी परीक्षा होने वाली होगी या आगामी परीक्षा जो आने वाली है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये उपयोगी होगा। तो इसमें देखिए, हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट है। इसमें 25 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और इन 25 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको हिंदी वर्णमाला से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे उसको भी हम इसमें बताते चलेंगे, ताकि आपको कोई भी प्रश्न हल करने में उसके कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाए, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन को हल करने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो ये देखिए, इसमें आपका दिया गया है हिंदी वर्णमाला प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें आपको जो प्रश्न सब दिए गए होंगे, उसमें देखिए आपका पहला प्रश्न है, इसमें है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई, उसके बारे में पूछा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए स्वर, ऑप्शन नंबर बी शब्द, ऑप्शन नंबर सी वर्ण और ऑप्शन नंबर डी व्यंजन। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसको हम भाषा की सबसे छोटी इकाई मानते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, आपका सही ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी वर्ण। वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण होता है, वर्ण के बाद वर्णों के मेल से हमारा शब्द बनता है, शब्दों के मेल से हमारा वाक्य बनता है। माफ़ कीजिएगा, वाक्य से पहले एक पद बनते हैं और पदों को हम व्यवस्थित रूप से हम रखते हैं, जिससे उसका सार्थक अर्थ निकल के आता है, तो वो हमारा वाक्य बनता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो है वर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 2, वर्णमाला कहते हैं, मतलब कि वर्णमाला किसे कहते हैं, ये प्रश्न नंबर 2 में पूछा है। आपके ऑप्शन है शब्द गणना को, ऑप्शन नंबर बी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ऑप्शन नंबर सी है वर्णों के संकलन को, या ऑप्शन नंबर डी है शब्दों के समूह को। मतलब कि वर्णमाला इन चारों ऑप्शन में से किसको कहते हैं। शब्द गणना को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के संकलन को वर्णमाला कहते हैं, या शब्दों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, आप लोग इसमें से सही ऑप्शन जो होगा उसको आप लोगों ने चुन लिया होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर आपका बी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह से क्या मतलब है कि जैसे कोई वर्ण हम लिख रहे हैं, जैसे कोई शब्द हम लिखते हैं कमल, कमल हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए क म और ल, कमल हम जो लिखते हैं, अब इसमें देखिए कमल है, अब इसी को हम लिख देते हैं क म क और ल। अब इसको देखिए, इससे कोई हमको अर्थ समझ में नहीं आ रहा। मकल, मकल का कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कमल जिसको हम क्या करें, एक व्यवस्थित रूप में लिख दिए हैं, जिससे हमको इसका अर्थ समझ में आ गया। तो यही क्या हो गया, हमारा वर्णमाला हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रश्न नंबर 3। 3 में दिया गया है कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठ ध्वनियाँ का मतलब कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको बोलने पे गले से, मतलब गले का कार्य करना पड़ता है, जिनको बोलने से गले से ध्वनि निकलती है। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं य और र, ऑप्शन नंबर बी है क ख, ऑप्शन नंबर सी है च और ज, और ऑप्शन नंबर डी है ट और अण। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन से ध्वनियाँ हैं या कौन से वर्ण हैं जिनको बोलने से जो ध्वनि है वो हमारे कंठ से निकलती है। तो ऑप्शन ए आपका य र, ऑप्शन बी क ख, ऑप्शन सी च ज और ऑप्शन डी ट ड़। तो इसमें देखिए, कंठ ध्वनियों के लिए हम बता देते हैं कि जो कंठ ध्वनियाँ होती हैं वो हमारे क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, चारों वर्ण जो हैं वो सभी कंठ से निकलती हैं। कंठ से ध्वनियों के द्वारा वो उच्चारित की जाती हैं, जैसे क ख ग घ, ये सभी क्या हैं, ये कंठ ध्वनियाँ हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, जो क्या है क और ख। तो
जो क वर्ग की जो सभी वर्ण हैं वो सभी क्या हैं, कंठ से बोले जाते हैं, मतलब कि इनको बोलते समय कंठ से ध्वनि निकलती है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मतलब कि आपको बताना है कि किस स्थान के आधार पर इसमें से जो ऑप्शन दिए गए इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है ज और झ, ऑप्शन नंबर बी है ड और ढ, ऑप्शन नंबर सी है च और ज, ऑप्शन नंबर डी है ग और घ। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से व्यंजन इसमें से मूर्धन्य हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये जो आते हैं, मतलब कंठ से ध्वनि जो निकलती है, तालु से जब होता है, तालु का इसमें प्रयोग होता है, मूर्धा का प्रयोग होता है, दंत का प्रयोग होता है, ओष्ठ का प्रयोग होता है। तो इन सारी चीज़ों से प्रयोग कर करके कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं उनके बारे में हमको इसमें देखना है। तो इसमें पूछ रहा है मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। तो आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ड और ढ। ड और ढ में इसमें क्या होता है, मूर्धन्य व्यंजन ये हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन है फ, भ, फिर ऑप्शन नंबर बी है थ और ध, ऑप्शन नंबर सी है अ, आ, ऑप्शन नंबर डी है क और ग। तो इसमें कह रहा है अल्प वर्ण कौन कौन से हैं, मतलब जिनको बोलने पे ज़्यादा प्रयास, मतलब कम प्रयास करना पड़ता है, माफ़ कीजिएगा ज़्यादा नहीं, कम प्रयास जिसको करना पड़ता है वो अल्प प्राण कहलाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क और ग। तो देखिए इसमें जो है कि किसी भी वर्ण के पहले और तीसरे वर्ण, वर्ग के किसी भी वर्ग के पहले और तीसरे वर्ण जो होते हैं वो हमारे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे क और ग हो गया। फिर जो हमारा च वर्ग है, च में च छ ज, तो इसमें च और ज जो होगा वो हमारा अल्प प्राण हो जाएगा। तो वही है पहला और तीसरा वर्ण जो हमारा अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 में है कि निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। मतलब कि जिसको बोलते समय नाक से ध्वनि निकलती है या नाक से आवाज़ निकलती है। तो कौन कौन से, ए है इ, बी है ख, ये सी है ज और डी है ग। तो इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ए इय, बी है श, सी है ज, डी है ग। तो इनमें से कौन से व्यंजन हैं या कौन से वर्ण जो हैं वो नासिक्य हैं, जिनको बोलते समय नाक से हमारे ध्वनि निकलती है या नाक से आवाज़ निकलती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इय। अब देखिए एक चीज़ और आपको बता दें कि जो नासिक के व्यंजन होते हैं वो जितने भी वर्ण होते हैं इन सभी वर्णों के जो पंच वर्ण होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, फिर च, छ, ज, झ, इय। तो ये जो लास्ट में आ रहे हैं, जैसे ये इय हो गया, अंग हो गया, ये सभी क्या हैं, ये हमारे नासिक के व्यंजन हैं। फिर आगे ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। ए और ऐ वर्णों को हम क्या कहते हैं। तो ये है नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ या फिर कंठ तालव्य। इन सब में से जो ए और ऐ वर्ण है ये क्या कहलाते हैं। तो ए है, ऑप्शन ए है नासिक्य कहलाता है, ऑप्शन बी है मूर्धन्य है, ऑप्शन सी है ओष्ठ है, या ऑप्शन डी कंठ तालव्य। तो इन चारों ऑप्शन में से ए और ऐ को क्या हम कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन कंठ तालव्य। मतलब ए और ऐ जो है ये कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। अब आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें कहा है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। मतलब कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनको हम अयोगवाह कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है ए अंग अह, ऑप्शन बी ऊ बड़ा ऊ, ऑप्शन नंबर सी छोटी ई बड़ी ई, ऑप्शन नंबर डी आ। तो इसमें अयोगवा जो होते हैं वो आपके जो वर्ण हैं वो है, इसका जो ऑप्शन होगा
वो ऑप्शन आपका गलत है। ये ऑप्शन ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, अंग और अह। ये क्या कहलाते हैं हमारे? अयोग वाह कहलाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा 9। 9 पे है श, श, स और ह। ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? मतलब ये जो चारों शब्द, जो चारों वर्ण दिए गए हैं, माफ कीजिएगा शब्द नहीं वर्ण, ये जो वर्ण जी दिए गए हैं, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो इनका जो ऑप्शन है वो है स्पर्शी व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी है संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी है प्रकंपी व्यंजन, या ऑप्शन नंबर डी स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो ये स, ह ये सभी व्यंजन कहलाते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, संघर्षी व्यंजन। मतलब कि इनको बोलते समय घर्षण उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाते हैं हमारे? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे स, ह ये सभी क्या है हमारे? संघर्षी व्यंजन है, क्योंकि इनको बोलने से हम घर्षण उत्पन्न होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। छ, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? जो छ ध्वनि, जो छत्री छ है, यह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो इसमें ऑप्शन है घोष वर्ण, ऑप्शन नंबर बी है मूल स्वर, ऑप्शन नंबर सी है तालव्य, और ऑप्शन नंबर डी संयुक्त वर्ण। अब देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण का मतलब कि दो शब्द या मतलब दो वर्ण मिल करके कोई एक पूर्ण वर्ण बनाते हैं, वही क्या कहलाते हैं हमारे? संयुक्त। मतलब दो वर्णों के मेल से कोई एक नया वर्ण बनता है, वही हमारा संयुक्त वर्ण कहलाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा ज्ञ वर्ण किस वर्णों के योग से बना है? तो ज्ञ देखिए ये भी क्या है हमारा? संयुक्त व्यंजन है, और इसको पूछ रहा है कि ये किसके किसके मेल से ये बना हुआ है। तो ये हमारा ऑप्शन है ज और य, ऑप्शन नंबर बी है ज और ध, ऑप्शन नंबर सी है ज और इय, और ऑप्शन नंबर डी है ज और इय। अब देखिए सी और डी दोनों ऑप्शन एक ही जैसा है, क्योंकि सी थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि सी है, जो सी है उसमें ज हमारा आधा दिया गया है, और डी में जो ज है वो हमारा पूरा ज दिया गया है। आधा ज का मतलब कि उसमें हम स्वर को हटा दिए हैं, तो वो क्या हो गया हमारा? आधा हो गया है। तो वैसे ही सी में है आधा ज है और य, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, और इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा ज्ञ बन जाता है, और ज्ञ क्या है हमारा? संयुक्त व्यंजन है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान ए है मूर्धा, बी है कंठ, सी है तालु, और डी है दंत। तो घ जो है, घ किस स्थान से उच्चारित किया जाता है, या किस स्थान के द्वारा इसको बोला जाता है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत। तो जो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कंठ। कंठ से घ का उच्चारण होता है। जैसे क वर्ग में जो भी आते हैं उनका इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। फिर च वर्ग में आते हैं उनका तालु होता है। फिर त वर्ग में जो आते हैं उनका मूर्धा होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है कि इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? मतलब जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए अंग, ऑप्शन नंबर बी ड, ऑप्शन नंबर सी ज्ञ, ऑप्शन नंबर डी ढ, इन सभी में से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन है? मतलब कि किस व्यंजन को बनाने के लिए हमें दो व्यंजनों को आपस में मिलाना पड़ेगा तो ये नया व्यंजन बनेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञ। ज्ञ जो है वो दो वर्णों से मिलकर के बना है, जो अभी हम पीछे देखे हैं कि आधा ज और इय था, इन दोनों को मिलाए थे तो हमारा ज्ञ बना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? मतलब जो कोई भी शब्द हम बोल रहे हैं उसमें अ छुपा होता है। जैसे क बोल रहे हैं, क पूरा क बोलेंगे तो क और लास्ट में अ आ रहा है, क, ख, ग, तो इनमें लास्ट में अ आ रहा है, मतलब कि इसमें क्या है? अ उसमें आ रहा है। तो वही पूछ रहा है कि जिनके शब्दों में अ आता है लास्ट में उनको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है अकारांत,
ऑप्शन बी है अंतस्थ, ऑप्शन नंबर सी है अयोगवाह, ऑप्शन नंबर डी है अनुस्वार। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, अकारांत। अकारांत मतलब कि जिस शब्द या जिस वर्ण के उच्चारण में लास्ट में अ आता है वो अकारांत आता है। फिर ऐसे ही आ आता है, जैसे आ बोल रहे हैं, का, खा ये बोलते हैं तो इससे हो जाता है आकारांत। एक अकारांत एक आकारांत, जिसमें लास्ट में आ आता है वो आकारांत हो जाता है और जिसमें अ आता है वो अकारांत आता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में छ वर्ण किसके योग से बना है? जो छह वर्ण है छत्री छ, ये किसके किसके योग से बना है? तो इसमें है क और स, फिर ऑप्शन नंबर बी है क और च, ऑप्शन नंबर सी है क और छ, ऑप्शन नंबर डी है क और श। तो इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को मिलाएंगे, मतलब किस ऑप्शन में से दो वर्णों को मिलाएंगे तो हमारा छ वर्ण बनेगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखिए थोड़ी सी गलती हो गई है, क जो है क ये हमारा आधा होना चाहिए और हमारा ये होना चाहिए, इसको मिलाएंगे तो हमारा ये छ बन जाएगा। फिर आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में है हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? मतलब हिंदी वर्णमाला में जितने भी स्वर दिए गए हैं सभी स्वर कुल मिला करके कितने हैं? तो ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 18। मतलब कि हिंदी वर्णमाला में जितने भी स्वर हैं सभी स्वर कितने हैं? 11 हैं कि 10 हैं कि 12 हैं कि 18 हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर 11। तो हिंदी वर्णमाला में सभी स्वरों की कुल संख्या हमारा 11 है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? मतलब अब तो स्वरों की संख्या हम देख लिए कि 11 है, अब व्यंजनों की संख्या देखना है कि व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी है। तो व्यंजनों की जो संख्या है वो हमारा ऑप्शन दिया गया है ए 11, ऑप्शन नंबर बी है 33, ऑप्शन नंबर सी 36, ऑप्शन नंबर डी 18। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिससे हमको पता चल जाए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, कुल मिलाकर के 33 व्यंजन हैं। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में है निम्नलिखित में कौन अयोगवाह है? मतलब ऑप्शन आपके जो दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए अल्प प्राण, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी महाप्राण या ऑप्शन नंबर डी विसर्ग। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन से वर्ण जो होते हैं वो अयोगवाह कहलाते हैं? तो हम आपको अयोगवाह पहले बताए थे अंग और अह, तो जिसमें क्या होता है विसर्ग और अनुस्वार, ये दोनों क्या होते हैं हमारे अयोगवाह कहलाते हैं। तो जैसे इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा जो दिया गया है ये हमारा विसर्ग, ये हमारा अयोगवाह। जैसे कि ये मात्रा, जैसे ऊपर हम चंद एक माफ़ कीजिएगा एक बिंदी जो लगाते हैं, माफ़ कीजिएगा, हाँ एक ये होता है और एक यहाँ हम डॉट डॉट जो बगल में लगाते हैं, ये दोनों जो होते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं हमारे अयोगवाह कहलाते हैं। जैसे ये हम लिख रहे हैं अंग अंग और ये आ, ये दोनों हमारे क्या हैं अयोगवाह हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में है य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो ये जो हैं किस वर्ग के हैं? तो पहला है तालव्य व्यंजन है, दूसरा है उष्म व्यंजन है, तीसरा है अंतस्थ व्यंजन है और चौथा है डी ओष्ठ व्यंजन है। तो इन चारों में से कौन से व्यंजन ये य र ल व हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर आपका सी अंतस्थ व्यंजन। तो य र ल व जो है वो आपके अंतस्थ व्यंजन है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ पढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ ये देख लीजिए,
अब देखिए, क वर्ग है तो ये कंठ से होता है, च वर्ग है तालु से होता है, ट वर्ग है मूर्धा से होता है, त वर्ग है दंत से होता है, और प वर्ग जो है ये ओष्ठ से होता है। मतलब कि क वर्ग के जितने भी वर्ण आएंगे चारों वर्ग वो कंठ से ध्वनि निकलेगी, च वर्ग के तालु से निकलेगा, और ट वर्ग का मूर्धा से निकलेगा, और प वर्ग का ओष्ठ से निकलेगा। जैसे इसका देखिए, त वर्ग का दंत से निकलेगा और प वर्ग का ओठ से। जैसे कि प के जितने भी आएंगे प, फ, ब, भ, इसमें हमारे ओठ का प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या है, ओठ से निकल रहे हैं। क वाले जो हैं कंठ से हैं, च वाले तालु से हैं, ट वाले मूर्धा से हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए 20 में क्या दिया गया है। हम्म कह रहा है कि अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है, किसको हम अनुनासिक कहते हैं? तो ऑप्शन ए है केवल मुंह से जो निकल रहे हैं उनको अनुनासिक कहते हैं, केवल नाक से जो निकल रहे हैं उनको अनुनासिक कहते हैं, या केवल नाक और मुंह मतलब कि नाक और मुंह दोनों से जो ध्वनि निकलती है उसको अनुनासिक कहते हैं, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो अनुनासिक जो शब्द होते हैं वो नाक और मुंह से दोनों से ध्वनि निकलती है उनको हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे पांचवा अक्षर जो होता है वो हमारा किसी भी वर्ग का वो क्या कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, नाक और मुंह वाले। फिर है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। मतलब कि जब कोई भी भाषा का निर्माण होता है तो उसका एक क्रम बनाया जाता है। तो जैसे बालक का ही एक क्रम होता है कि पहले बालक शैशवावस्था होता है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, ऐसे बढ़ता जाता है। तो वैसे ही भाषा निर्माण की इकाई का सही क्रम क्या है उसको हमको व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, इसमें कहा है शब्द, ध्वनि, वाक्य या पद। फिर ऑप्शन नंबर बी है, इसमें कहा है शब्द, वाक्य, ध्वनि या पद। ऑप्शन नंबर सी है, इसमें कहा है पद, वाक्य, ध्वनि या शब्द। या ऑप्शन नंबर डी है, इसमें कहा है ध्वनि, शब्द, पद या वाक्य। मतलब कि कहा है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। मतलब ऑप्शन में आप समझिएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में या तो पहले शब्द बना, उसके बाद ध्वनि बनी, उसके बाद वाक्य बना, तो उसके बाद पद बना, ये ऑप्शन नंबर ए में है। फिर ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि पहले शब्द बना, फिर वाक्य बना, फिर उसके बाद ध्वनि बनी, फिर उसके बाद पद बना। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि पहले पद बना, फिर वाक्य बना, फिर ध्वनि बनी, फिर शब्द बना। फिर ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि पहले ध्वनि आई, फिर शब्द बना, फिर पद बना, फिर वाक्य बना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि भाषा, कोई भी भाषा का निर्माण होता है तो पहले हमारे मुख से ध्वनि निकलती है और वही ध्वनि को मिला करके हम शब्द बनाते हैं। जैसे क, क, म, ल, ये तीनों को मिला लिए तो हमारा शब्द बन गया, और शब्दों को मिला लिए तो पद बन गया, और पदों को व्यवस्थित रूप से रख लिए तो वाक्य बन गया। तो यही भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है। अब है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कह रहे हैं अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन किसको कहते हैं? तो कह रहा वर्ग के प्रथमा अक्षर, मतलब किसी भी वर्ग के जो पहले अक्षर हैं उनको हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे क, च, ट, त, प, क्या ये सभी अनुनासिक हैं? ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है वर्ग के तृतीय अक्षर, मतलब किसी भी वर्ग के दो तीसरे अक्षर हैं उनको अनुनासिक कहते हैं। या ऑप्शन नंबर सी वर्ग के चौथे अक्षर अनुनासिक कहलाते हैं। या ऑप्शन नंबर डी वर्ग के पांचवें अक्षर अनुनासिक कहलाते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में हम आपको बता दिए कि अनुनासिक किसको कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, वर्ग के जो पांचवें अक्षर हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि तालव्य व्यंजन किसको कहते हैं। कौन कौन से व्यंजन जो है वो तालव्य, जिनका उच्चारण तालु से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है च, छ, ज, झ। ऑप्शन नंबर बी में है ट, ठ, ड, ढ। ऑप्शन नंबर सी है त, थ, द, ध। ऑप्शन नंबर डी है
प, फ, ब, भ। मतलब इन सभी ऑप्शन में से कौन कौन से व्यंजन है जिनका उच्चारण तालव्य या तालु से होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर आपका ए। च, छ, ज, झ इनका क्या होता है? तालु से उच्चारण होता है। अभी हम आपको पीछे बताए हैं कि कंठ से किसका होता है, तालु से किसका होता है, मूर्धा से किसका होता है, दंत से किसका होता है, ओष्ठ से किसका होता है। इन सभी को हम अभी आपको बता दिए हैं कि क वर्ग वाले जो होते हैं वो कंठ से होता है, फिर च वर्ग वाले आपका तालु से होता है, फिर ऐसे ही हम आपको बता दिए हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इन सब का किसके किससे उच्चारण होता है सब हम आपको बता दिए हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? मतलब कि जो ऑप्शन दिए गए होंगे उनमें से कौन सा वर्ण जिसको हम उच्चारित करेंगे तो जिसका उच्चारण दंत से, दांत से नहीं होगा, वही चीज़ हमको दिखाना है। तो ऑप्शन है आपका त, ऑप्शन नंबर बी है न, ऑप्शन नंबर सी है द और ऑप्शन नंबर डी है ट। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण दंत से या दांत से नहीं होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ट, क्योंकि ट जो है इसका ट से किसका होता है? ट जो है ये मूर्धा से होता है। तो इसलिए ट का उच्चारण स्थान आप लोग कमेंट में बता नहीं रहे हैं कि ट किसका है। तो जो ट है वो हमारा मूर्धा से होता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 25। इसमें कह रहा है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? मतलब हिंदी में जो कुल वर्ण दिए गए हैं स्वर और व्यंजन सबको मिला करके जितने भी वर्ण हैं सबको मिला करके कुल कितने वर्ण होते हैं वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन नंबर बी है 52, ऑप्शन नंबर सी है 11 या ऑप्शन नंबर डी है 18। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही है? जिसमें कह रहा है कि हिंदी में मूलतः कुल वर्णों की संख्या स्वर और व्यंजन सबको मिला करके कुल कितने होते हैं? तो देखिए आपको हम बता दिए 11 और 33 ये तो होते ही हैं, लेकिन कुछ और भी होते हैं स्वर और व्यंजन में। तो उन सभी को मिला करके टोटल कितने होते हैं? तो वो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका बी। टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं 52 होते हैं। तो हिंदी में कुल मिला करके सब मूलतः वर्णों की संख्या हमारे 52 होती है। तो दोस्तों अब इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिस सेट 1 जो है हमारा ये समाप्त होता है और अब हम अपने वीडियो को अब यहीं बंद कर रहे हैं। तो इसके लिए जय हिंद, जय भारत।